ये डंजन आम जगह नहीं थी, उसे मरर ऑफ टॉर्नस कहा जाता था। कहा जाता है कि इस डंजन में दाखिल होने वाले शख्स की बिल्कुल वैसी ही नकल बन जाती है और फिर उसे अपने ही अक्स के खिलाफ लड़ना पड़ता है। मरकजी किरदार जैसे ही आगे बढ़ा, इसके सामने उसी जैसा एक शख्स नमूदार हो गया। दोनों का अंदाज जंग एक जैसा था, दोनों के पास वही पुरस्कार जामुनी ताकत थी और दोनों की हर हरकत एक दूसरे की एन नकल थी। मरकजी किरदार ने अचानक हमला किया, लेकिन सामने वाले ने भी बिल्कुल वही हमला उसी अंदाज में वापस कर दिया। ये देखकर वो चौंक गया। इसने गौर से अपने सामने मौजूद शख्स को देखा। इसे समझ आ गई थी कि ये सिर्फ इसकी हरकत की नकल नहीं कर रहा, बल्कि इसकी ताकत और लड़ने का अंदाज भी बिल्कुल वही है। अचानक उसके जिस्म में जामुनी तवानाई दौड़ने लगी, जिस्म पर दरारें पड़ने लगी और वो बुरी तरह जख्मी होने लगा। इसे एहसास हुआ कि उसका अपना ही ताकतवर हमला अलग कर उसी पर असर कर रहा है। वो हैरत से चीख उठा, ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? लेकिन फिर उसे असल राज समझ आ गया। अगर वो अपने अक्स की तरह लड़ेगा तो दोनों एक दूसरे की हर हरकत को रोकेंगे और आखिरकार दोनों तबाह हो जाएंगे। इस आईने को शिकस्त देने के लिए उसे अपनी ही जंगी आदतों को तोड़ना होगा और ऐसा वार करना होगा जिसकी इसकी नकल कभी तवक्को ना कर सके। अगले ही लम्हे सामने मौजूद अक्स खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। मरकजी किरदार ने उसे देखते हुए एक खतरनाक मुस्कुराहट दी। अब इसे समझ आ चुका था कि इस डंजन को कैसे शिकस्त देना है। अपने ही अक्स को शिकस्त देने के लिए उसे खुद जैसा नहीं, बल्कि खुद से मुख्तलिफ बनना था। लीहे की टीम को लगा कि वो अकेला ही इस खुफिया चैलेंज को मुकम्मल करने गया है। सब यही समझ रहे थे कि शायद वो अकेले ही छपे हुए बाज को शिकस्त देकर इसकी ताकत हासिल करना चाहता है। लेकिन डंजन के अंदर पहुंचते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां दो लीहे मौजूद थे। एक जमीन पर खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था, जबकि दूसरा बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और इसके हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरी कुल्हाड़ा था, जो एक इलाही नवादिरात का टुकड़ा था। टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन दोनों में से असली लीहे कौन है। एक साथी ने मुर्दा लीहे को देखकर कहा, देखो, इसकी कलाई पर वही हथियार मौजूद है जो आज जाते वक्त इसके पास था, और उसके कपड़े भी बिल्कुल वही हैं जो उसने रवाना होते वक्त पहने थे। यही असली लीहे है। फिर सबकी नजरें जिंदा लीहे पर गईं। इसके हाथ में इलाही नवादिरात का टुकड़ा था। वो घबरा कर बोले, इस डंजन के बास के पास इलाही नवादिरात के टुकड़े होने की बात मशहूर है। ओह नहीं, ये जिंदा लीहे असल में डंजन का वो इफरीत है जिसने लीहे की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसे मार दो। टीम ने फैसला कर लिया कि जमीन पर पड़ा हुआ मुर्दा शख्स ही असली लीहे है, क्योंकि इसके कपड़े और सामान बिल्कुल दुरुस्त थे, जबकि जिंदा खड़ा लीहे इन्हें डंजन का इफरीत नजर आ रहा था। लीहे ये सब सुनकर घबरा गया। वो मुसलसल वजाहत करने की कोशिश कर रहा था, मैं असली नहीं हूँ, नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं ही असली लीहे हूँ। लेकिन इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसके अपने ही साथियों ने इस पर हमला कर दिया। हर तरफ से तलवारें उसकी तरफ बढ़ने लगी और लीहे ने इलाही नवादिरात के टुकड़े से उनके वार रोकने शुरू कर दिए। वो पसीने में शराबवर होकर चीखा, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं उन सबको शिकस्त नहीं दे सकता। असल हकीकत ये थी कि लीहे ने डंजन के बास को शिकस्त देकर इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल किया था, मगर मरर ऑफ टॉर्नस के फरेब ने उसके अपने साथियों को ही यकीन दिला दिया कि असली लीहे वो मुर्दा शख्स है और जिंदा लीहे एक इफरीत है। यही इस डंजन का सबसे खौफनाक राज था। ये सिर्फ इंसान की शक्ल की नकल नहीं बनाता, बल्कि लोगों के जहनों में इतना बड़ा शक पैदा कर देता है कि वो अपने ही साथी को दुश्मन समझने लगते हैं। गुज़श्ता रात एक खतरनाक मिशन से बमुश्किल जिंदा बचने के बाद उसे सिस्टम की तरफ से नया मिशन मिला। सिस्टम ने हुक्म दिया कि फौरा करीबी एसएस ग्रेड डंजन मरर ऑफ टॉर्नस में जाओ और वहां मौजूद इफरीत को खत्म करो। इस डंजन की खास बात ये थी कि जैसे ही कोई इंसान अंदर दाखिल होता, इसकी एक मुकम्मल नकल बन जाती और इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करने के लिए इस नकल को मारना जरूरी था। मिशन मुकम्मल करने पर उसे एक एस ग्रेड पोशन का इनाम भी मिला। ये एक खास ट्रांसफॉर्मेशन पोशन था, जिसकी मदद से वो अपनी शनाख्त छुपा सकता था। कोई भी इसके भेस को पहचान नहीं सकता था और खतरनाक वक्त में यही पोशन इसकी जान बचा सकता था। इसने पोशन इस्तेमाल किया और खुद को एक ताकतवर डेमन की शक्ल में तब्दील कर लिया। फिर वो मरर ऑफ टॉर्नस के अंदर दाखिल हुआ। डंजन के अंदर इसका सामना एक ऐसी लड़की से हुआ जिसके बाल जामुनी थे और हाथ में नीली तलवार थी। वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी ताकत और इलाही नवादिरात की सलाहियत को इस्तेमाल कर रही थी। वो घबरा कर सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि इसके सामने खड़ी लड़की दरअसल उसी की नकल थी। डंजन ने इसके मौजूदा डेमन रूप की नहीं, बल्कि इसकी असल इंसानी शक्ल की नकल बनाई थी। लड़ाई खतरनाक होती गई। दोनों एक जैसी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार डेमन वाली शक्ल ने अपने सामने मौजूद इंसानी अक्स को शिकस्त दे दी। मगर जब वो जमीन पर पड़े अपनी मुर्दा इंसानी अक्स को देखता है तो अचानक उसे एक खौफनाक हकीकत का एहसास होता है। वो हैरत से सोचता है, मैंने खुद को क्यों मार दिया। फिर इसे समझ आता है कि जमीन पर पड़ा हवा जख्मी और मुर्दा शख्स कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि वो खुद था, इसकी असल इंसानी शक्ल। वो बेयकीनी से सोचता है, मैं यहाँ क्यों जाहिर हवा और डेमन की शक्ल में कैसे तब्दील हो गया। असल में उसने एस ग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन पोशन इस्तेमाल करके खुद को डेमन में तब्दील किया था, ताकि इस खतरनाक एस ग्रेड डंजन में जिंदा रह सके। लेकिन मरर ऑफ टॉर्नस ने उसकी असल इंसानी शक्ल की नकल बना दी और अब उसे इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करने के लिए अपनी ही इंसानी अक्स को कत्ल करना पड़ा था। ये सोचकर वो ज़हनी तौर पर हिलकर रह गया, क्योंकि हकीकत में उसने किसी और को नहीं, बल्कि अपने ही वजूद के एक हिस्से को कत्ल किया था। मरर ऑफ टॉर्नस का सबसे खौफनाक राज यही था कि यहाँ दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन खुद इंसान का अपना अक्स बन जाता है। मरर ऑफ टॉर्नस के बाद नई टीम में शमूलियत। कैप्टन ने खून में लथपथ लीहे को पकड़कर इसके सर को मजबूती से थाम लिया। लीहे पहले ही मरर ऑफ टॉर्नस की लड़ाई से बुरी तरह जख्मी था, इसलिए उसे लगा कि अब इसकी असली शनाख्त सबके सामने आ चुकी है। वो घबरा कर सोचने लगा, ये क्या मतलब है, कहीं इसे मेरी असल शनाख्त का पता तो नहीं चल गया। इसके चेहरे पर पसीना आ गया। अगर कैप्टन को मालूम हो गया था कि वो असल में इंसान नहीं बल्कि डेमन है, तो शायद अगले ही लम्हे उसे कत्ल कर दिया जाए। लीहे हैरत से बोला, किया। लेकिन कैप्टन ने उसे मारने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, नौजवान, मुझे तुम में कुछ खास नजर आ रहा है। तुमने अकेले एसएस ग्रेड मरर ऑफ टॉर्नस डंजन से जिंदा निकलकर अपनी काबिलियत साबित कर दी है। मेरी टीम में शामिल हो जाओ। हमारा अगला मिशन इलाही नवादिरात के दूसरे टुकड़े को तलाश करना है। लीहे ये सुनकर दंग रह गया। इसे लगा था कि इसकी शनाख्त पकड़ी गई है, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कैप्टन को उसके डेमन होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ इसकी गैर मामूली ताकत और डंजन से जिंदा बचने की सलाहियत से मुतासिर हुआ था। कैप्टन ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे अपनी टीम में शामिल करने की हतमी पेशकश दे रहा हो। लीहे ने खुद को संभाला और ऐसे जाहिर किया जैसे सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो। मैं अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम करता हूँ, जब सब तैयार हो जाएं तो मुझे बल्ला लेना। कैप्टन ने जवाब दिया, ठीक है। पीछे खड़ी सुर्ख बालों वाली लड़की अब भी लीहे को शक की नजर से देख रही थी, लेकिन कैप्टन इस नई भर्ती से खुश था। कमरे में अकेला पहुंचते ही लीहे ने अपना बनावटी पुरसुकून अंदाज छोड़ दिया और थकन से जमाई लेते हुए सोचा, मिशन और इलाही नवादिरात की तलाश।
मैं तो तकरीबा एक हकीकी हीरो बनता जा रहा हूँ, लेकिन इसके अल्फाज में तनस छुपा हुआ था, क्योंकि हकीकत में वो हीरो नहीं था, बल्कि डेमन कुंग था, जो हीरो का रूप धार कर इलाही नवादिरात के तमाम टुकड़े जुमा कर रहा था। अब सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इंसानों की यही ताकतवर टीम खुद उसे इलाही नवादिरात के दूसरे टुकड़े तक पहुंचाने वाली थी। ली है ने सिस्टम की बात मानकर इस डंजन में अकेले टेलीपोर्ट किया था। इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अकेले दाखिल होना ही सिस्टम के बिछाए हुए जाल का सबसे अहम हिस्सा था। डंजन के अंदर वो अपनी ही अक्स से लड़ा, मगर बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल था, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। उसी वक्त इसके साथी वहां पहुंच गए। वो खुशी से बोले, कैप्टन आप आ गए। फिर इन्होंने देखा कि डंजन का बास पहले ही शिकस्त खा चुका था, लेकिन जमीन पर पड़ा हवाली है मर चुका था। वो समझने लगे कि असली लीहे को उसके अक्स ने मार दिया है, जबकि सामने खून में लथपथ शख्स वही खतरनाक रेप्लिका है। लीहे ने पूरी ताकत से इन्हें हकीकत बताने की कोशिश की। तुम लोग, ये कैप्टन डेमन कुंग है, इसे फौरा मार दो, जल्दी करो। लेकिन इसकी हालत देखकर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, जिस्म खून में लथपथ था और वो दीवानों की तरह चीख रहा था। लाल बालों वाली लड़की हंसने लगी और बोली, ये रेप्लिका तो पागल हो गया है। कभी कहता है कि मैं असली लीहे हूँ, फिर कहता है कि मैं लीहे नहीं हूँ, और अब कैप्टन को डेमन कुंग कह रहा है। हा हा हा, सब लोग इसकी बात पर हंसने लगे। लीहे बेबसी से इन्हें देखता रहा। वो जानता था कि वो असली है, मगर अब कोई भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अगले ही लम्हे उसके अपने साथियों ने इस पर हमला कर दिया। एक तरफ से आग का वार हुआ, जबकि दूसरी तरफ से एक ताकतवर हमला इसकी पीठ में जा लगा। कैप्टन ने उसे काबू में रखा और बाकी साथियों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। लीहे अपने ही साथियों के हाथों मारा गया। लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत ये थी कि जिस शख्स को वो सब अपना कैप्टन समझकर बचा रहे थे, वही असल डेमन कुंग था। और सिस्टम ने पहले ही ऐसा जाल बिछा दिया था कि लीहे अकेला डंजन में जाए, अपने ही अक्स के साथ फंसे और आखिरकार उसके अपने दोस्त ही उसे दुश्मन समझकर कत्ल कर दें। मरर ऑफ टॉर्नस की ये लड़ाई सिर्फ एक डंजन की जंग नहीं थी। ये सिस्टम की ऐसी साजिश थी जिसमें लीहे को दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही साथियों के हाथों मरना था। डंजन क्लियर करने के बाद सुर्ख बालों वाली एस रैंक मीट लड़की ने लीहे को एक चमकता हुआ गोला दिया। यही इलाही नवादिरात का पहला टुकड़ा था। दूसरी तरफ पूरी टीम कैप्टन की तारीफों में मसरूफ थी। कोई कह रहा था, अभी की 5 बाल वाली हरकत कितनी जबरदस्त थी। कैप्टन ने मुस्कुराकर कहा, बस करो, ये सब मेरी क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ था। सब समझ रहे थे कि डंजन की कामयाबी का असल क्रेडिट कैप्टन को जाता है, लेकिन हकीकत में असल काम लीहे ने किया था। लीहे इस चमकते हुए टुकड़े को देखते हुए सोचने लगा, आखिर इस चीज को तबाह कैसे किया जा सकता है। शायद इसे एहसास हो गया था कि ये टुकड़ा आम तरीके से तबाह नहीं हो सकता। अगर ये इसके पास रहा तो मुस्तकबिल में दूसरे हीरोज उसे हासिल करने के लिए इसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए उसने अपनी टीम से सिर्फ इतना कहा, हाँ मेरे पास एक तरीका है। लेकिन हकीकत में उसने किसी को अपना असल मंसूबा नहीं बताया। अगले ही लम्हे वो सबको छोड़कर अकेला एक सुनसान मैजिक टावर में पहुंच गया। ये ऐसी जगह थी जो वक्त के आम कवानीन से बाहर थी, और यही वो वाहिद मकाम था जहां वो अपने मुस्तकबिल के वजूद से मिल सकता था, बगैर इसके कि सिस्टम इसकी बातें सुन सके। टावर के अंदर उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। सामने तख्त पर एक डेमन कुंग बैठा था। इसके सीने में एक गहरा जख्म था और खून बह रहा था। लीहे जानता था कि वो कोई और नहीं, बल्कि इसका अपना मुस्तकबिल का रूप है। वो आगे बढ़ा और सीधा सवाल किया, मुझे बताओ, मैं मुस्तकबिल में तुम्हारे सीने पर लगने वाले इस जानलेवा जख्म से कैसे बच सकता हूँ। मुस्तकबिल के डेमन कुंग ने इसे देखा और जवाब दिया, 2 माह बाद सर्दियां शुरू होंगी और बर्फ के गाले गिर रहे होंगे। उसी वक्त तुम एक खतरनाक हमले का शिकार होगे और मौत के करीब पहुंच जाओगे। फिर इसने असल राज बताया, एक हीरो होगा जिसका नाम ओयानक वोफेनग है। इसके पास एक ऐसा हथियार होगा जिसमें इलाही नवादिरात का एक और टुकड़ा नस्ब होगा। वो हथियार तुम्हारे सीने में पैवस्त हो जाएगा और तुम्हें तकरीबा मौत के करीब पहुंचा देगा। लीहे ये सुनकर खामोश रह गया। इसके सामने तख्त पर बैठा डेमन कुंग दरअसल उसके मुस्तकबिल की वही हालत दिखा रहा था जिससे वो बचना चाहता था। मुस्तकबिल के डेमन कुंग ने बताया कि वो बमुश्किल जिंदा रह पाया था और आखिरकार इस मकाम तक पहुंचा ताकि अपने माजी के वजूद को इस खतरनाक अंजाम से खबरदार कर सके। अब लीहे को अंदाजा हो चुका था कि मरर ऑफ टॉर्नस का पूरा खतरनाक मिशन सिर्फ एक इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं था। असल मकसद इस टुकड़े के जरिए मैजिक टावर तक पहुंचना और अपने मुस्तकबिल के वजूद से मिलकर उस मौत के जाल को पहले ही तोड़ना था। लीहे ने तख्त पर बैठे अपने मुस्तकबिल के रूप को देखा और तंजिया अंदाज में कहा, और तुम्हारा क्या? तुम्हारे सीने की ये हालत देखकर लगता है कि तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, है ना? फिर वो हंसते हुए बोला, मैजिक टावर की पाबंद रूह बनकर रहना, बिल्कुल इस लीटस प्रिंसेस की तरह जो महल में कैद है। कितनी काबिल रहम हालत है। तख्त पर बैठा मुस्तकबिल का डेमन कुंग फौरा जवाब देता है, इस जाविये से खुद को देखकर मुझे अभी एहसास हुआ है कि तुम्हारा बोलने का अंदाज कितना बदतमीज है। वाकई बहुत नागवार है। तुम 3 महीनों से मैजिक टावर में आए भी नहीं हो, है ना? वो तंजिया अंदाज में मजीद कहता है, तुम्हारी जबान बहुत सख्त है। अगर तुम भी मेरी जगह होते तो। दोनों एक ही वजूद के मुख्तलिफ वक्तों के रूप थे, इसलिए एक दूसरे को बुरा भला कहना दरअसल खुद को ही बुरा भला कहना था। उसी दौरान सिस्टम की एक अहम इत्तला सामने आती है, पेसो स्कल ब्लड लॉक फाल होने का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर फाल है और ये मुस्तकिल तौर पर मुअस्सर रहेगा। मुस्तकबिल का डेमन कुंग वजाहत करता है, मैजिक टावर में डेमन कुंग के पास ब्लड लॉक नामी एक खास सलाहियत है। मैं भी डेमन कुंग हूँ, इसलिए जब तक मैं मैजिक टावर से बाहर नहीं निकलता, मैं अभी मर नहीं सकता। यानी ओयानक वोफेनग के हमले से इसके सीने में इतना खतरनाक जख्म होने के बावजूद मैजिक टावर उसे जिंदा रखे हुए था। इसकी जिंदगी जैसे एक पर बंद हो चुकी थी। वो मर नहीं सकता था, लेकिन टावर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। इसके बाद मुस्तकबिल का डेमन कुंग उसे असल खतरे से खबरदार करता है। मुहतात रहना, 7 इंसानी बुजुर्गों की ताकतें एक दूसरे पर असरअंदाज हो सकती हैं। जरा सी गलती भी बहुत बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर सकती है। वो बताता है कि उन 7 बुजुर्गों में एक ऐसा शख्स भी है जो कई बार दोबारा जन्म ले चुका है, एक अजीम पेशगो है जो मुस्तकबिल देख सकता है, एक ताकतवर समनर है जो दूसरी दुनिया की रूहों को बदला सकता है, और एक ऐसा बुजुर्ग भी है जो दूसरों के लिए कई बार वक्त को उल्टा कर चुका है। लीहे ये सब सुनकर थक जाता है और कहता है, अच्छा बहुत हो गया। वैसे भी ओयानक वोफेनग अभी 2 महीने बाद सर्दियों में आएगा, तब तक मैं आराम से रह सकता हूँ। वो आगे कहता है, मैं 3 महीनों से इंसानी दुनिया में मुसलसल मिशन कर रहा हूँ, इलाही नवादिरात के टुकड़े तलाश कर रहा हूँ और मुझे तफरीह का मौका ही नहीं मिला। ये 2 महीने आराम करने के लिए बेहतरीन है। फिर वो अपने आराम को एक बड़ी नेक नियति का नाम देने की कोशिश करता है। वैसे भी उन 2 महीनों को दुश्मन के बारे में मालूमात हासिल करने, इंसानी शहरों और तहजीब को समझने और मुस्तकबिल में डेमन रेस के इंसानी दुनिया पर हमले के लिए तैयारी करने के तौर पर देखा जा सकता है। मुस्तकबिल का डेमन कुंग फौरा इसकी बात समझ जाता है और हंसकर कहता है, ज्यादा नेक बनने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ तफरीह करने के लिए बहाना बना रहे हो, है ना? हजारों साल मैजिक टावर में कैद रहने के बाद अब तुम्हें बाहर जाने का मौका मिला है और मुझे यकीन है कि तुम वापस आने का नाम भी नहीं लोगे। लीहे भी आखिरकार अपनी बात छुपाने की कोशिश छोड़ देता है और कहता है, टावर का ख्याल तुम रखना, मैं इंसानी शहर में छुट्टी मनाने जा रहा हूँ।
मुस्तकबिल का डेमन कुंग जवाब देता है, ठीक है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। यूं दोनों अपने मकामात बदल लेते हैं। मुस्तकबिल का जख्मी डेमन कुंग ब्लड लॉक की वजह से मैजिक टावर में रहकर अपनी ताकत बहाल करेगा, जबकि मौजूदा ली है इंसानी रूप में अगले 2 महीने इंसानी शहर में गुजारेगा। लेकिन इसे नहीं मालूम कि ये छुट्टी सिर्फ आराम का वक्त नहीं, बल्कि आने वाली एक बहुत बड़ी जंग से पहले का सुकून है। इंसानी शहर में डेमन कुंग की छुट्टियां। मैजिक टावर से निकलने के बाद ली है ने वक्त में पीछे सफर किया और 20 साल पहले की इंसानी दुनिया में पहुंच गया। वो झाड़ियों के पीछे छपकर एक जदीद शहर को हैरत से देख रहा था। वो हैरत से बोला, वाह, क्या ये 20 साल पहले का इंसानी शहर है। यहाँ तो इतने सारे इंसान मौजूद हैं। इसकी नजरें चारों तरफ घूमने लगीं। साफ हुआ, नीला आसमान, ऊंची ऊंची इमारतें और आसमान पर चमकता हुआ सूरज, इसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। वो खुशी से बोला, देखो, साफ हुआ, नीला आसमान, इतनी ऊंची इमारतें और ये सूरज, किताबों में जिस सूरज का जिक्र पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि बल्ब से भी ज्यादा रोशन। वहाँ मौजूद लोग एक बड़े इश्तिहार को देख रहे थे जिस पर लिखा था कि मैजिक टावर की सेलिंग बहुत जल्द होने वाली है और इंसानी दुनिया का मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन इस मंजर की सबसे अजीब बात ये थी कि जिस मैजिक टावर को इंसान खत्म करने की तैयारी कर रहे थे, उसी के अंदर मुस्तकबिल का डेमन कुंग मौजूद था। उसी वक्त सिस्टम का नन्हा सा नीला गाइड सामने आया और उसे याद दिलाया, तुम्हें वक्त में पीछे जाने का ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। देवता तुम्हारी कारकर्दगी देख रहे हैं, तुम्हें इलाही नवादिरात का टुकड़ा तलाश करना होगा। ली है ने फौरा संजीदा अंदाज इख्तियार किया और बोला, जी हाँ, मैं इस अजीम इलाही मिशन को जरूर पूरा करूंगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वाकई बहुत से देवता उसे देख रहे थे। एक लाइव चीट की तरह आसमानी दुनिया से मुख्तलिफ देवताओं के तबसरे आने लगे। एक देवता ने हैरत से पूछा, तो ये 20 साल पहले का ब्लू स्टार है। किसी दूसरे ने शहर की भीड़ देखकर कहा, ये जगह तो बहुत मसरूफ है और यहाँ इतने सारे पालतू जानवर भी हैं। वनक गार्ड ने मंजर को दिलचस्प करार देते हुए उसे चंद कायनाती सके बतौर इनाम दे दिए। कुंग ऑफ बेस्टस हैरान था कि ये फाइटिंग चैनल था या आम जिंदगी दिखाने वाला चैनल। जबकि एक और देवता बेसब्री से पूछ रहा था, इलाही नवादिरात के टुकड़े कब मिलेंगे। मैं इस खूबसूरत सैयारे पर उतरने का इंतजार नहीं कर सकता। यानी देवता सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि इन टुकड़ों के जरिए मुस्तकबिल में इंसानी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी भी कर रहे थे। इधर ली है ने आम इंसान बनकर शहर में घुलने मिलने की कोशिश की। वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ चलने लगा, मगर चंद लम्हों बाद ही इसकी असली आदतें सामने आ गईं। वो अचानक झाड़ियों से ऐसे निकला जैसे कोई खतरनाक विलन हो, जिसे देखकर एक जोड़ा और उनका कुत्ता भी खौफजदा हो गया। लीहे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आम इंसानों की तरह बर्ताव कैसे किया जाता है। फिर इसकी नजर एक काफी शाप पर पड़ी और वो एक बार फिर हैरत से रुक गया। वाह, क्या ये काफी है, मैंने इसे सिर्फ किताबों में देखा है। काफी शाप, उसके लिए इंसानी दुनिया की मामूली चीजें भी किसी अजूबे से कम नहीं थी। सूरज, इमारतें, बल्ब, काफी और लोगों का हुजूम, वो हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार दुनिया दरियाफ्त कर रहा हो। और दूसरी तरफ आसमानी देवता बेसब्री से उसका मिशन मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे। इन्हें क्या मालूम था कि डेमन कुंग अगले 2 महीने इलाही नवादिरात तलाश करने से ज्यादा इंसानी दुनिया की सैर और छुट्टियों में गुजारने वाला है। इंसानी दुनिया में घूमते हुए लीहे को आखिरकार एक काफी शाप नजर आ गई। इसने किताबों में हजारों साल तक काफी के बारे में पढ़ा था, मगर जिंदगी में कभी इसे चखा नहीं था। वो जोश से बोला, आखिरकार यहाँ आ ही गए, लेकिन ये मशहूर काफी है, इसे जरा एहतियात से चखना चाहिए। उसने अपने इंसानी दोस्त के साथ काफी का एक घूंट लिया, लेकिन अगले ही लम्हे दोनों ने पूरी काफी मुंह से बाहर थूक दी। वो चीख उठे, आह, ये तो इंतहाई कड़वी है। भूरे बालों वाला सोचने लगा, हजारों साल बाद भी इंसान यही गंदी चीज पीते रहे, कहीं कोई मुझे जहर तो नहीं देना चाहता। सुर्ख बालों वाला भी हैरान था, क्या 20 साल पहले के इंसान वाकई ऐसी खौफनाक चीज पीते थे। ये तो न्यूट्रिनेट सोल्यूशन से भी ज्यादा खराब है। पीछे खड़ी सुनहरी बालों वाली वेटरेस इन्हें देखकर सोचने लगी, ओह, सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, यहाँ तो दो हैं। इसे लगा कि शायद दोनों के पास काफी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। काफी के बाद वो सिनेमा चले गए। फिल्म देखते हुए इर्द गिर्द बैठे तकरीबा सब लोग रो रहे थे, लेकिन लीहे को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर रोने की क्या बात है। वो हैरत से सोचने लगा, इंसान 20 साल पहले भी इतने कमजोर जज्बात रखते थे, उसी लिए शायद 20 साल बाद दुनिया का ये हाल हुआ। उसके लिए एक फिल्म के गम पर रोना बिल्कुल नाकाबिल फहम था, क्योंकि वो ऐसी दुनिया से आया था जहां जिंदा रहने के लिए जज्बात से ज्यादा ताकत की जरूरत थी। इसके बाद दोनों तफरीही पार्क पहुंच गए, जहां इन्हें डायरेक्ट बीम नजर आया। लीहे ने निशाना लगाया और लगातार 3 मरतबा बिल्कुल मरकज पर वार किया। वो खुश होकर बोला, फिर से निशाना लग गया। बूढ़ा दुकानदार हैरान रह गया और बोला, कमाल है नौजवान, इनाम ले लो, तुम तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। क्या तुम आम इंसान नहीं हो? कहीं तुम हिंटर एसोसिएशन के रुकन तो नहीं? लीहे ने इनाम के तौर पर एक बहुत बड़ा खौफनाक सा डीमून डॉग का खिलौना मुंतखब किया। वो इसे देखकर खुशी से सोचने लगा, ये पहली बार है कि मुझे ऐसा इनाम मिला है जिसके लिए किसी को खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ भूरे बालों वाले दोस्त को तसल्ली का इनाम मिला, जो लकड़ी की एक अजीब सी गुड़िया थी। वो इसे देखकर नाराज हो गया और सोचने लगा, इनाम ऐसी चीज है जो देखने में तो प्यारी है, मगर किसी काम की नहीं। आखिर इसका फायदा क्या? लेकिन लीहे के लिए ये छोटा सा खिलौना बहुत खास था। वो बड़े से डीमून डॉग के खिलौने को गले लगाकर पहली बार दिल से खुश हुआ। जबरदस्त। फिर वो खुशी से खिलौने को देखते हुए बोला, लेकिन करीब खड़ा एक बच्चा इसे देखकर खुशी से चलाया, बड़े भाई, आप तो कमाल हैं। हजारों साल तक खौफनाक डेमन कुंग के तौर पर जिंदा रहने वाला लीहे उस वक्त किसी तबाहकिन जंग के बजाय एक खिलौना जीतने पर खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ देवता इसकी लाइव स्ट्रीम देखते हुए बेबसी से इंतजार कर रहे थे कि वो इलाही नवादिरात के टुकड़े तलाश करे। लेकिन लीहे को फिलहाल किसी मिशन की नहीं, सिर्फ अपनी इंसानी दुनिया की छुट्टियों की फिक्र थी। डायरेक्ट गेम जीतने के बाद दुकानदार ने लीहे से पूछा, भाई, क्या आप मुझे भी अपना ये निशाना लगाने का राज सिखा सकते हैं? लीहे ने अपने जीते हुए बड़े से डीमून डॉग के खिलौने को देखा और दिल ही दिल में सोचा, अचानक मुझे लग रहा है कि इंसानी दुनिया काफी दिलचस्प है। हजारों साल बाद पहली बार उसे इंसानों की दुनिया इतनी बुरी नहीं लग रही थी। इसके बाद दोनों सिटी सेंटर जू पहुंच गए। दरवाजे पर बड़ा सा नाम लिखा था, सिटी सेंटर जू। अंदर दाखिल होते ही उनकी नजरें एक जराफे और गेंडे पर पड़े। दोनों इन्हें हैरत से देखने लगे। वाह, उनके लिए ये आम जानवर नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादातर शैतानी मखलूकात ही देखी थी। जमीन के हकीकी जानवर उनके लिए बिल्कुल नई चीज थे। लेकिन अचानक सुर्ख बालों वाला डेमन दोस्त गुस्से से फट पड़ा। वो चलाया, अरे तुम लोग जानवरों को इस तरह कैद कैसे रख सकते हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये कितने बेचारे हैं। जू का अमला उसे रोकने की कोशिश करने लगा। पास मौजूद बंदर भी अजीब आवाजें निकाल रहा था, जैसे वो भी इसकी बात से इत्तेफाक कर रहा हो। जू का कीपर उसे समझाने लगा, जनाब, चिड़ियाघर नायाब और खतरे से 2-4 जानवरों की हिफाजत में मदद करते हैं। हमारा जू जानवरों की बहुत अच्छी देखभाल करता है, इन्हें बेहतरीन खुराक और आला दर्जे की तिब्बी सहूलत फराहम की जाती है। लेकिन लीहे भी खुद को रोक ना सका। वो गुस्से से शीर के पिंजरे की तरफ बढ़ा और बोला, अगर इन्हें पैदाइश से मौत तक एक ही जगह कैद रहना है तो अच्छी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा?
ये जानवर आजाद होने के हकदार हैं। दोनों के लिए ये मंजर सिर्फ जानवरों की कैद नहीं था, वो खुद हजारों साल तक मैजिक टावर की हुदूद में कैद रहे थे। ब्लडलॉक ने इन्हें एक ऐसी जिंदगी दी थी जिसमें वो मर नहीं सकते थे, मगर अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकते थे। उसी लिए जानवरों को पंजरों में देखकर इन्हें वही कैद याद आ गई। इंसानों के लिए ये एक जू था, लेकिन उन दोनों डेमन किंग्स को ये एक जेल महसूस हो रही थी। उसी दौरान जू में डॉल्फिन शो शुरू हो गया। ऐलान हुआ, हमारे जू का सबसे बड़ा सितारा ब्लू डॉल्फिन। ब्लू, सबके लिए आग के छिले से छलांग लगाओ। डॉल्फिन तेजी से आग के छिले में से छलांग लगा गई। तमाशाई खुशी से चीख उठे, वाह कमाल है। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, अम्मी मुझे ब्लू डॉल्फिन सबसे ज्यादा पसंद है। लोगों के लिए ये सिर्फ एक शानदार तफरीह थी, मगर ली है और इसके डेमन दोस्त के लिए ये आजादी का एक और सवाल बन चुका था। वो एक दूसरे को देखने लगे। जानवरों को कैद देखना अब उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था, और अब उनके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, ब्लू को भी आजाद होना चाहिए। डॉल्फिन का शो जारी था और बाकी सब लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे। एक लड़की ने खुशी से कहा, मैं बाद में उसे कुछ खाने को भी दूंगी। लेकिन ली है और इसका सुर्ख बालों वाला डेमन दोस्त इस तमाशे से बिल्कुल खुश नहीं थे। अचानक सुर्ख बालों वाला रेलिंग पर चढ़ गया और गुस्से से डॉल्फिन की तरफ इशारा करते हुए चीखा, क्या तुम सब शैतान हो? ली है भी फौरा खड़ा हो गया और बोला, तुम लोग उसे इस तरह तकलीफ क्यों दे रहे हो? ऐसी जालिमाना हरकतें करवाकर उसे पसंद करने का दावा क्यों करते हो? अगर इसे खाना ही है तो सीधा खा लो। वो गुस्से में तकरीबा ये भी कह बैठा कि खून के टावर का शैतानी डेमन कुंग भी ऐसा नहीं करता। उनकी बातें सुनकर डॉल्फिन ट्रेनर लड़की हैरान रह गई। वो इन्हें ऐसे देख रही थी जैसे दोनों पागल हो गए हों। आखिर इस तरह की परफॉर्मेंस में इतना मजा किया है। जू की सिक्योरिटी फौरा हरकत में आई और दोनों को बाहर निकाल दिया। अगर आप शो में खलल डाल रहे हैं तो बराह करम यहाँ से चले जाएं। जू से बाहर निकलकर ली है हानते हुए बोला, ये चिड़ियाघर भी वाकई अजीब जगह है। तभी पीछे से एक आवाज आई, हाँ तुम। ली है ने पलटकर देखा तो एक नया सुर्ख बालों वाला नौजवान वहाँ खड़ा था। इसके कान और दम देखकर वाज़ेह था कि वो एक बीस्ट किंग था। इस नौजवान ने ली है को देखते ही हैरत और खुशी से आंखें चमका दें। वो बोला, आखिरकार मैंने आपको हकीकत में देख ही लिया। ली है ने सादगी से जवाब दिया, इसमें इतनी खास बात नहीं, मैंने बस इत्तेफाक से इलाही नवादिरात के 2 टुकड़े हासिल कर लिए हैं। वो दोनों टुकड़े दरअसल वही थे जो ली है ने मरर ऑफ टॉर्नस के वाकयात के दौरान हासिल किए थे। ये सुनकर बीस्ट किंग नौजवान फौरा घुटनों के बल बैठ गया और दम हिलाने लगा। वो झुककर बोला, वाकई कभी कभी इंसान को वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे बिल्कुल तवक्को नहीं होती। मैं खास तौर पर आपको तलाश करने यहाँ आया हूँ। फिर इसने दरखास्त की, मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें। आइए मिलकर इलाही नवादिरात का एक और टुकड़ा तलाश करते हैं। मुझे सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, ली है ने जवाब दिया, लेकिन मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं कि अगला टुकड़ा कहाँ है। उसी लम्हे ली है कि सिस्टम ने एक अहम इत्तला दी, मास्टर मैंने उस शख्स में सिस्टम जैसी एक ताकत का सुराग लगाया है, लेकिन उसे सिर्फ वो खुद देख सकता है। ली है ये सुनकर हैरान रह गया, यानी ये बीस्ट किंग नौजवान भी एक सिस्टम हॉलडर था, बिल्कुल उसी की तरह। अब इंसानी दुनिया में छुट्टियों के दौरान एक ही जगह पर 3 सिस्टम हॉलडर्स जुमा हो चुके थे। एक ली है जो असल में डेमन कुंग था, दूसरा इसका सुर्ख बालों वाला दोस्त, और तीसरा ये पुरस्कार बीस्ट किंग नौजवान। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये नौजवान खास तौर पर इलाही नवादिरात के अगले टुकड़े की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन उसे मालूम था कि तीसरा टुकड़ा कहाँ है, और वो जगह थी यही चिड़ियाघर। ली है ने नए सुर्ख बालों वाले बीस्ट किंग नौजवान को देखा तो हैरान होकर सोचा, हम क्या उस शख्स के पास भी सिस्टम है? इसका नन्हा नीला सिस्टम फौरा उसे स्कैन करने लगा और इत्तला दी, नहीं ये बिल्कुल सिस्टम जैसी चीज है, लेकिन इसकी असल नौयत वाज़ेह नहीं है। फिर सिस्टम ने एक और हैरानकिन बात बताई, ताहम ऐसा लगता है कि ये मुझसे कहीं ज्यादा जदीद है। ली है कि सिस्टम ने पहली बार किसी दूसरे सिस्टम को अपने से ज्यादा ताकतवर महसूस किया था। इधर आसमान पर बैठे देवता भी इस नए शख्स को देखकर हलचल मचा रहे थे। वो सब ली है कि लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। एक देवता ने कहा, मुझे डेमन कुंग के साथ इसकी टीम बनाना पसंद है। दूसरा बेसब्री से बोला, हम लड़ाई कब शुरू करेंगे? मुझे सैर सपाटा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। कायनात के मरकज से आवाज आई, उसे 1000 कायनाती सके इनाम दो और जल्दी से इलाही नवादिरात का टुकड़ा तलाश करो। लॉर्ड ऑफ दी अनडरूलग ने उसे पहचान लिया और खुश होकर बोला, ओह क्या ये वही डेमन कुंग है? जबरदस्त, मैं इसे अपना स्टार प्लेयर बनाऊंगा। यहाँ तक कि एक देवता ने शर्त लगाने की ख्वाहिश जाहिर की कि अगर नंबर 13 और डेमन कुंग में लड़ाई हुई तो वो डेमन कुंग की जीत पर शर्त लगाएगा। ली है कि सिस्टम ने ये सब पैगामात देखे तो उसे एक नया मिशन दे दिया, इनाम में इजाफा करो। देवताओं को डेमन कुंग बहुत पसंद है, उसके साथ टीम बनाओ और इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करो। अब देवता खुद ली है को इस पुरस्कार नौजवान के साथ टीम बनाने के लिए इजाफी इनाम दे रहे थे। वो सुर्ख बालों वाला नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, कोई मसला नहीं, मुझे अगले इलाही नवादिरात के टुकड़े की जगह मालूम है, आओ साथ चलते हैं। ली है ने फौरा उसका बाजू पकड़ लिया और शक भरी नजरों से पूछा, तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी नहीं कि मुझे तीसरे इलाही नवादिरात के टुकड़े की जगह कैसे मालूम है? वो नौजवान पुरसुकून अंदाज में बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। फिर इसने अपना असल तारुफ करवाया, मेरा नाम लीफ 13 है, मेरा खानदानी नाम अहम नहीं, असल अहमियत मेरे ओहदे की है। ली है ये सुनकर चौंक गया, 13 सिर्फ नाम नहीं था बल्कि एक ओहदा था। लीफ 13 दरअसल 13वां तजुर्बा या 13वां डेमन कुंग कलून था। फिर इसने अपनी माजी की हकीकत बताना शुरू की, मेरी पैदाइश के सिर्फ 2 माह बाद डेमन कुंग शदीद जख्मी होकर मौत के करीब पहुंच गया था। इस वाकये ने इंसानों और डेमन्स के दरमियान 1000 साल से कायम तवाजुन को तोड़ दिया। इसके बाद जंग तकरीबा यकीनी हो गई। डेमन टावर से बेशुमार डेमन्स बाहर निकल आए और पूरी दुनिया एक खौफनाक मैदान जंग में तब्दील हो गई। लीफ 13 उसी तबाहशुदा दुनिया में पैदा हुआ था। वो जानता था कि ये सब मुस्तकबिल में होने वाला है, क्योंकि वो उसी जंगज़दा दुनिया से 20 साल पीछे माजी में आया था। उसी लिए उसका सिस्टम भी आम सिस्टम से कहीं ज्यादा जदीद था। वो अम के जमाने के लिए नहीं बल्कि जंग के जमाने के लिए बनाया गया था। लीफ 13 माजी में सिर्फ एक मकसद के लिए आया था, वो ली है को तलाश करना चाहता था, क्योंकि ली है के पास इलाही नवादिरात के 2 टुकड़े मौजूद थे। अगर दोनों मिलकर तीसरा टुकड़ा हासिल कर लेते तो शायद वो मुस्तकबिल की इस खौफनाक जंग को शुरू होने से पहले ही रोक सकते थे। लेकिन ली है अभी ये नहीं जानता था कि तीसरा टुकड़ा कहाँ छुपा हुआ है, और लीफ 13 के पास इस सवाल का जवाब मौजूद था। तीसरा इलाही नवादिरात का टुकड़ा उसी चिड़ियाघर में था, और वो चिड़ियाघर के सबसे मशहूर सितारे के अंदर छुपा हुआ था। ब्लू, वही डॉल्फिन जिसे कुछ देर पहले दोनों डेमन किंग्स आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। लीफ 13 की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मुस्तकबिल में ओयानक वोफेनक ने डेमन कुंग के सीने में वो खतरनाक वार किया। इस हमले ने 1000 साल से कायम इंसानों और डेमन्स के दरमियान तवाजुन को तोड़ दिया और मैजिक टावर की सेलिंग भी टूट गई। जैसे ही टावर का महल टूटा, खौफनाक डेमन्स पूरी दुनिया में फैल गए। बेवहकल मखलूकात इमारतों पर चढ़ने लगे, शहर तबाह होने लगे और हर तरफ चीख वाव पुकार मच गई। उसी तबाही के दरमियान एक छोटा सा बच्चा लीफ 13 दुनिया को बर्बाद होते देख रहा था। अगले 5 साल इंसानों और डेमन्स के दरमियान खौफनाक जंग जारी रही। क़यामत, जंग, मौत और कुर्बानी जैसे अल्फाज बच्चों के लिए भी आम हो गए थे।
शुरू में इंसानों और डेमन्स के दरमियान जंग हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को एहसास हुआ कि डेमन्स को मारना आसान नहीं, जबकि दूसरे इंसानों से पैसा, वसाइल, हथियार और दूसरी चीजें छीनना कहीं ज्यादा आसान है। यूं इंसानों ने अपने ही इंसानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जंग अब सिर्फ इंसानों और डेमन्स के दरमियान नहीं रही थी, इंसान आपस में भी लड़ने लगे, फौजें एक दूसरे के खिलाफ हो गईं और पूरी दुनिया खाना जंगी का मैदान बन गई। आखिरकार एक खौफनाक हकीकत सामने आई। लोग कहने लगे कि डेमन्स शायद इंसानों के मनफी जज्बात से पैदा होते हैं। लालच, खौफ, नफरत और गुस्सा जितना बढ़ता गया, डेमन्स की तादाद भी इतनी ही बढ़ती गई। इसलिए एक वक्त पर इंसानों को एहसास हुआ कि शायद डेमन्स से भी ज्यादा खौफनाक चीज खुद इंसान है। लेकिन ये तबाही सिर्फ 5 साल तक जारी रही। इसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। जब लीफ 13 सिर्फ 3 साल का था, अचानक मुख्तलिफ दुनियाओं से देवता जमीन पर उतर आए। ये जमीन के देवता नहीं थे, ये कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली आलाबदी मखलूकात थी, जो दूसरी दुनिया के मनाजिर देखने और तफरीह हासिल करने की शौकीन थी। इन्होंने जमीन को कई सालों से इंसानों और डेमन्स की जंग में तबाह होते देखा और उसे एक दिलचस्प खेल समझ लिया। चुनाचे इन्होंने पूरी जमीन को एक बड़े बैटल रॉयल मैदान में तब्दील कर दिया। खेल के कवानीन मुसलसल बदलते रहते और लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ना पड़ता। कभी इंसान इंसान के खिलाफ लड़ता, कभी इंसान डेमन के खिलाफ और कभी इंसान किसी खतरनाक बीस्ट के खिलाफ। जमीन के रहने वाले अब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि देवताओं के लिए सिर्फ खेल के मोहरे बन चुके थे।